गुड मॉर्निंग। डॉट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पिछली कक्षाओं में हमने बल और गति से संबंधित बहुत सारी क्लासें और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक जो कि जनरल साइंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है प्रकाश। और प्रकाश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सब की चर्चा हम यहाँ करेंगे। लेकिन आज की क्लास जो होगी वो हमारी प्रकाश से संबंधित जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं उनसे संबंधित होगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रकाश की घटनाएं जो आप किताबों में पढ़ते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण वगैरह वगैरह, इन सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानने को बहुत सारी चीजें हैं और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास जो है वो हम प्रकाश यानी लाइट की बेसिक जानकारियों पर करेंगे कि प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या इसकी प्रकृति होती है। इन सब बातों को हम यहाँ आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यही है कि प्रकाश के दो तरीके के क्वेश्चन जनरल साइंस में बनते हैं। एक तो प्रकाश की बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट वन बाय वन हम यहाँ पढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक हो गया हमारा वो हो गया प्रकाश यानी लाइट। इसके बारे में देखो, पहली जो जानकारी है कि प्रकाश वास्तव में चीज क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आप समझते जाएंगे और इसी तरह से इसके नोट्स बनाते जाएंगे। मैं ये मान लीजिए कि मैं इस क्लास में लगभग सारी चीजें जो प्रकाश से संबंधित जनरल साइंस में कवर की जाती है उन सबको यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश के बारे में पहला पॉइंट आप ये जानिए कि प्रकाश जो है वो स्वयं अदृश्य होता है लेकिन वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है। ये प्रकाश के बारे में सबसे पहला पॉइंट है। और प्रकाश वास्तव में है क्या? प्रकाश वास्तव में ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है लेकिन स्वयं प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है। हमारे लिए दृश्य बनाता है यानी देखने योग्य बनाता है। परंतु प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। स्वयं अदृश्य होता है जब तक इसकी कोई घटनाएं नहीं होती, कोई वस्तु इसके सामने नहीं आती। देखिए, एक छोटी क्लासों में एक प्रश्न यहाँ पे इस पॉइंट से रिलेटेड उठाया जाता है। क्या है वो? ये है कि ये सूर्य है जो कि प्रकाश का मुख्य स्रोत है और ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण है। प्रकाश जो है वो सूर्य से चलकर हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। तो देखो, यहां से इस जगह से ये हमारे वातावरण में एंटर करता है और प्रकाश की एक विशेष घटना के कारण जो है वो हमें आकाश नीला दिखाई देता है, आसमानी दिखाई देता है। हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि यदि हम अंतरिक्ष से आकाश को देखें तो वो हमें काला दिखाई देता है, जबकि ध्यान से देखिए प्रकाश तो यहां भी मौजूद है लेकिन स्वयं प्रकाश अदृश्य होता है। जब कोई वस्तु उसके सामने आती है उस वस्तु को वो हमारे लिए दृश्य बना सकता है लेकिन स्वयं प्रकाश अदृश्य होता है। इसीलिए वायुमंडल से बाहर देखने पर, मतलब वायुमंडल के बाहर से देखने पर जो आकाश हमें काला दिखाई देता है। समझ में आ रही है इतनी बात? और यही कॉन्सेप्ट जो है उन ग्रहों पर भी, उन उपग्रहों पर भी लागू होता है जिनका स्वयं का कोई वायुमंडल नहीं है। वहां से देखने पर भी आकाश जो है
वो काला ही दिखाई देता है, जबकि वहां प्रकाश उपस्थित होता है। यह बात आपको समझ में आ गई। तो बेसिकली जो पहला पॉइंट हमने प्रकाश के बारे में जाना है वो यह है कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, एक स्रोत है, एक रूप है जो वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है, लेकिन ये याद रखेंगे कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए, प्रकाश की प्रकृति के बारे में यह सिद्धांत कहा जाता है कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश कौन सी प्रकृति का होता है? द्वैत प्रकृति का होता है। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब यह हुआ कि प्रकाश के पास में दोनों प्रकृतियां होती है। देखो, प्रकृति हमारे नेचर में जो है वो दो ही चीजें उपलब्ध होती हैं, या तो कण होता है या तरंग होती है। जितनी भी वस्तुएं ब्रह्मांड में है, हमारी प्रकृति में मौजूद हैं, हमारे नेचर में मौजूद हैं, या तो उनकी प्रकृति कण होती है या उनकी प्रकृति तरंग होती है। जैसे हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है उन सबकी प्रकृति कण है, लेकिन ध्वनि जो आपको सुनाई दे रही है उसकी प्रकृति जो है वो तरंग है। लेकिन प्रकाश के बारे में यह माना जाता है कि प्रकाश की प्रकृति जो है वो द्वैत प्रकृति है, यानी इसके पास कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। अब इस तरंग प्रकृति और कण प्रकृति से रिलेटेड एक कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन मैं कहानी के तौर पर इस क्लास को लंबा नहीं करना चाहता, तो मैं उनमें से कुछ पार्ट जो है वो आपको यहाँ पे कहा उससे रिलेटेड बताता हूं कि प्रकाश की प्रकृति से रिलेटेड कब क्या क्या सिद्धांत जो है वो दिए गए। सबसे पहला पॉइंट तो देखो कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति का मतलब होता है कि प्रकाश के पास कण प्रकृति भी होती है और प्रकाश के पास तरंग प्रकृति भी होती है। अब हम कण प्रकृति से बारे में दो बातें पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रकाश को समझने का जो सिद्धांत दिया था वो न्यूटन ने दिया था, और उस सिद्धांत का नाम था कणिका सिद्धांत। तो कण प्रकृति में ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं कि क्या होती है। तो प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए, प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए सर्वप्रथम सिद्धांत न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। और उस सिद्धांत का नाम क्या था? उस सिद्धांत का नाम था कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत नाम से एक सिद्धांत सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। और इस सिद्धांत में यह माना गया था कि प्रकाश छोटे छोटे कणिकाओं से मिलकर बनी हुई, यानी प्रकाश की कौन सी प्रकृति मानी थी? कण प्रकृति न्यूटन ने मानी थी। लेकिन बाद में जो है वो प्रकाश की तरंग प्रकृति को परिभाषित किया गया, और प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में ये जानना है आपको कि प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है वो हाइगेन ने प्रतिपादित की थी। प्रकाश की तरंग प्रकृति हाइगेन नाम का एक वैज्ञानिक था, हाइगेन ने प्रतिपादित की थी। अब बेसिकली यहां तक की बात यह होगी कि न्यूटन ने कहा प्रकाश कण है और हाइगेन ने कहा प्रकाश तरंग है। और इन थ्योरी के अपने अपने लेवल थे, अपने अपने सिद्धांत थे, अपने अपने एक्सप्लेनेशन थे। लेकिन बाद में जो है वो तरंग प्रकृति को मान्यता मिली कि तरंग प्रकृति प्रकाश की सही है। और यहां पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जिस समय हाइगेन ने यह सिद्धांत दिया था उस समय उसने प्रकाश को जो है
वो यांत्रिक तरंग माना था। प्रकाश को कौन सी तरंग माना था? यांत्रिक तरंग माना था। हाइगेन ने प्रकाश को यांत्रिक तरंग माना था। अब यहां पर मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं यहां पे साइड में, कि आपकी जो तरंग होती है वो दो प्रकार की हो सकती है वर्तमान सिद्धांत के हिसाब से। एक तो वो यांत्रिक तरंग हो सकती है और एक वो विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज बाद में हुई थी। जिस समय हाइगेन ने सिद्धांत दिया था उस समय केवल एक ही प्रकार की तरंग की जानकारी थी। कौन सी तरंग की जानकारी थी? यांत्रिक तरंग की जानकारी थी। और दोनों में यही अंतर है, यांत्रिक तरंग जो है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यही इन दोनों में अंतर है। जिस समय हाइगेन ने अपना सिद्धांत दिया था यानी प्रकाश को तरंग माना था, उस समय विद्युत चुंबकीय तरंगों की जानकारी नहीं थी, उनकी खोज नहीं हुई थी। तो हाइगेन ने जो है वो प्रकाश को कौन सी तरंग माना? यांत्रिक तरंग माना, क्योंकि उस समय इसी की जानकारी थी। और हम ये जानते हैं कि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेन से जब ये पूछा गया कि भैया बताइए कि सूरज और पृथ्वी तक जो है वो वायुमंडल के बाहर तो कोई माध्यम है ही नहीं, निर्वात है, तो आप तरंग मानते हैं तो वहां से चलकर यदि आ रही है तो कोई न कोई माध्यम मानना ही पड़ेगा। तो हाइगेन ने जो है वो एक चीज मानी थी, हाइगेन ने एक सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना की थी। सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना की थी। और उस सर्वव्यापी माध्यम को उसने नाम क्या दिया? सर्वव्यापी माध्यम को उसने नाम दिया ईथर। ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, उसने माध्यम का नाम दिया था। उसने कहा था ब्रह्मांड में हर स्थान पर ईथर नाम का एक माध्यम मौजूद है। ये अलग बात है कि बाद में ईथर नाम के माध्यम की उपस्थिति नहीं पाई गई और उसी समय विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हो गई। तो हाइगेन के सिद्धांत में एक चेंज किया गया कि भाई हाइगेन ने जो तरंग माना था वो बात सही थी, लेकिन यांत्रिक तरंग नहीं है। वो कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसको चलने के लिए माध्यम चाहिए नहीं, तो ईथर है या नहीं है उसकी जो कहानी है वो खत्म हो गई। तो वर्तमान में जो यदि मैं तरंग प्रकृति की बात करूं तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखेंगे कि वर्तमान में जो है वो प्रकाश की प्रकाश कौन सी तरंग माना जाता है? प्रकाश को कौन सी तरंग माना जाता है? EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग माना जाता है। इतनी कहानी यहां तक आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए न्यूटन ने सिद्धांत दिया, कणिका सिद्धांत दिया। उसने प्रकाश को छोटे छोटे कणिकाओं से मिलकर माना, यानी प्रकाश की कण प्रकृति को माना। उसी समय हाइगेन ने भी एक सिद्धांत दिया था। उसने कहा था कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग है। और जिस समय हाइगेन ने ये दिया था उस समय एक ही प्रकार की तरंग की जानकारी थी। कौन सी? यांत्रिक तरंग। तो हाइगेन ने कह दिया कि प्रकाश यांत्रिक तरंग है। लेकिन बाद में जब पता लगा कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, तो उसने एक सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना कर ली और उसको नाम दे दिया ईथर। और बाद में जब रिसर्च नहीं हुई और विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हुई, तो हाइगेन की थ्योरी में एक चीज को ऐड कर दिया गया कि हाइगेन ने तरंग माना, वो सही बात थी, लेकिन कौन सी तरंग होगी? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होगी, यांत्रिक तरंग नहीं होगी। यदि वर्तमान में हमसे ये पूछा जाए कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो हम कहेंगे कि भाई प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो कण प्रकृति को भी रखता है और तरंग प्रकृति को भी रखता है। वर्तमान में प्रकाश की जो कण प्रकृति है, यहां पे ये याद रखना कि वर्तमान में जो चेंज है वो क्या है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति को माना। भाई दो सिद्धांत हो गए, कण प्रकृति भी हो गई और तरंग प्रकृति भी हो गई। बाद में कुछ चीजें प्रकाश की, कुछ गुणों को तरंग प्रकृति के आधार पर एक्सप्लेन किया गया और कुछ गुणों को जो है वो कण प्रकृति के आधार पर एक्सप्लेन किया गया। तो वैज्ञानिकों ने इन दोनों ही सिद्धांतों को मान्यता दे दी। उन्होंने ये कहा कि भाई प्रकाश जो है वो तरंग भी माना जाएगा और प्रकाश कण भी माना जाएगा। तो वर्तमान में प्रकाश की जो कण सिद्धांत है उसको तो फोटोन कहा जाता है, यानी प्रकाश के जो कण पार्टिकल है, जो प्रकाश का कण है, उसको क्या नाम दिया जाता है? फोटोन। इसकी चर्चा हम आगे फिर से कर लेंगे। और जो तरंग है उस प्रकृति में वर्तमान में कौन सी तरंग मानी जाती है? विद्युत चुंबकीय तरंग मानी जाती है। यहां तक की बात हमने ये एक्सप्लेन कर ली कि प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति रखता है, उसके पास कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। इतनी बात आपको सबको समझ में आई होगी। एक बीच में एक माध्यम नाम की एक चर्चा थी, ईथर नाम का माध्यम था।
क्लियर है? प्रकाश की प्रकृति से को समझने के लिए जितने विवाद हुए हैं उतने शायद भौतिक राशियों में अन्य किसी राशि के लिए नहीं हुए। कभी प्रकाश को कण माना गया, कभी तरंग माना गया, कुछ चीजें कण से समझी गई, कुछ चीजें तरंग से समझी गई। तो बाद में इस विवाद को खत्म करते हुए प्रकाश की कौन सी प्रकृति मान ली? द्वैत प्रकृति मान ली। तो वर्तमान में आपसे कहे कि प्रकाश कौन सी प्रकृति का? द्वैत प्रकृति का। उसके कण प्रकृति का क्या नाम है? फोटोन। उसकी तरंग प्रकृति कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहां तक हो गई हमारे प्रकाश से संबंधित पॉइंट, उसके प्रकृति से संबंधित पॉइंट। और ये भी याद रखना कि प्रकाश की कण प्रकृति को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। और तरंग प्रकृति को किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेन ने। और द्वैत प्रकृति का सिद्धांत बाद में जो है वो किसने दिया था? डी ब्रॉगली नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया था। अब हालांकि आप जब किताबें पढ़ेंगे तो आपको कई जगह ऐसा हो सकता है मिल जाए कि आइंस्टीन ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति को प्रतिपादित किया था, लेकिन आप ये ध्यान में रखना कि द्वैत प्रकृति का प्रतिपादन डी ब्रॉगली ने किया था, आइंस्टीन ने प्रकाश के लिए उसको यूज किया था। समझ में आ रही बात? द्वैत प्रकृति का प्रतिपादन डी ब्रॉगली ने ही किया था, आइंस्टीन ने केवल प्रकाश के लिए उसको यूज किया था। अब अगला जो पॉइंट हमसे यहां से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति से वर्तमान में कौन कौन सी चीजें समझी जाती हैं और प्रकाश की कण प्रकृति से कौन कौन सी चीजें समझी जाती हैं। तो अगला पॉइंट हमारे पास ये हो गया, कण प्रकृति के आधार पर कौन कौन सी चीजें समझी जाती हैं और तरंग प्रकृति के आधार पर कौन कौन सी चीजें समझी जाती। तो पहले तरंग प्रकृति वाले समझो। एक तो परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तरंग प्रकृति के आधार पर ही समझा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन भी तरंग प्रकृति के आधार पर ही समझा जाता है। प्रकाश का व्यतिकरण भी इसी के आधार पर समझा जाता है, तरंग विवर्तन। अब यदि आप इनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, परावर्तन अपवर्तन तो आपने पढ़ा है, व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, तो इनकी थोड़ी बहुत जानकारी जो हमारे सिलेबस का पार्ट होगी हम आगे इनको चर्चा में लाएंगे, तब हम इनकी बात करेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है। व्यतिकरण तो खैर यहाँ के सिलेबस में शामिल नहीं होता, लेकिन विवर्तन हमारे सिलेबस में शामिल होता है, तो उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। विवर्तन हो गया। इसके अलावा प्रकाश का ध्रुवण होता है, उन सबको प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर ही समझा जाता है। और कण प्रकृति के आधार पर क्या क्या चीजें समझी जाती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो एक्सप्लेनेशन है ना वो आइंस्टीन ने दिया था, ये बात याद रखना आप। प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। कौन सी प्रकृति के आधार पर दिया था? कण प्रकृति के आधार पर दिया था। इसके अलावा आप याद रखेंगे रमन प्रभाव। सीवी रमन ने जिस प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, रमन प्रभाव, उसको भी प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर ही समझा जाता है। तो ये कुछ प्रभाव हैं जिनको कण प्रकृति के आधार पर समझा जाता है, और बाकी जितने भी हमारे सिलेबस में जो पॉइंट आएंगे सबको तरंग प्रकृति के आधार पर ही समझा जाता है। तो इतनी कहानी होगी प्रकाश के प्रकृति से रिलेटेड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चन उठाते हैं कि कौन सी चीज किस प्रकृति से पूछी जाती है, कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, प्रकाश कौन सी प्रकार की तरंग है, ईएमडब्ल्यू है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, कण प्रकृति का नाम क्या है, फोटोन है, ये सब बातें आपसे पूछी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अपन कि ये जो ईएमडब्ल्यू है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी अपन यहां थोड़ी सी चर्चा करते हैं और इसी में से हम प्रकाश को निकाल कर लाएंगे और हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो अगला पॉइंट जो है वो इसमें अपन पढ़ेंगे ईएमडब्ल्यू का, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का। ईएमडब्ल्यू मैं जो बार बार लिख रहा हूं उसका मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। पहली बात तो यह है कि आपसे कोई पूछे कि विद्युत चुंबकीय तरंग होती क्या है, का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे यहां पर अपन। तो विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और यांत्रिक तरंग कौन सी होती है? वे तरंगें होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। उनमें से हम यहां तीन बना के पढ़ते हैं। एक तो हमारा प्रकाश, जिसको दृश्य प्रकाश कहते हैं, और ये दृश्य प्रकाश विबग्योर होता है। इसके 7 पार्ट होते हैं।
हिंदी में इसको लिखे तो बेजानी है पिनाला। वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्राउन, सॉरी ब्लू, जी का मतलब ग्रे, पाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। 7 रंगों का समूह होता है जिसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश इसलिए कहते हैं कि ये हमें दिखाई देता है, इसलिए हम इसको दृश्य प्रकाश कहते हैं। ये 7 रंग होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अब इसके अलावा भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो, इसके बाद जो तरंग होती है वो होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, यहां पे ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये जो आपके सिलेबस में जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बातें होती है, जिसमें आप ब्लूटूथ वगैरह पढ़ते हैं, वहां पर ये पॉइंट काम आते हैं। और इसके पहले की जो तरंग होती है वो कहलाती है अल्ट्रा वॉयलेट। अल्ट्रा वॉयलेट यानी पराबैंगनी, और इनको कहते हैं अवरक्त। यानी प्रकाश जिन 7 रंगों का समूह है उसके बाद वाली तरंग अवरक्त कहलाती है और उसके पहले वाली तरंग जो है वो पराबैंगनी कहलाती है। और हम इन दोनों को ही नहीं देख सकते, ना हम इंफ्रारेड को देख सकते हैं ना ही हम पराबैंगनी को देख सकते हैं। हम केवल ये सारी की सारी विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों का हम केवल इतना सा पार्ट देख सकते हैं। कौन सा? ये 7 रंगों वाला पार्ट हम देख सकते हैं, तो इस पार्ट को हम कह देते हैं दृश्य प्रकाश। और आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि दृश्य प्रकाश 7 रंगों का समूह होता है। विबग्योर इनका नाम है, हिंदी में लिखे तो बेजानी है पिनाला। वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंगों का समूह ये होता है। इसके बाद वाली तरंगे अवरक्त और इसके पहले वाली तरंगे पराबैंगनी कहलाती हैं। अब इस विबग्योर की भी अपन चर्चा करते हैं। तो विबग्योर की अपन चर्चा करें तो विबग्योर यानी 7 रंगों का जो समूह है उसके बारे में हमें ये याद रखना कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेड की होती है। ये रेड है ना, और ये वॉयलेट है। वॉयलेट से शुरू होता है हमारा और रेड पे खत्म हो जाता है दृश्य प्रकाश। इसके बाद वाली को भी हम नहीं देख सकते, इसके पहले वाली तरंगों को भी हम नहीं देख सकते, तो हम इन 7 को देख सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा तरंगे, सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है वो रेड की होती है। इसके बारे में आप ये ध्यान रखना कि यदि आप इस साइड में जाएंगे तो लेमडा यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। क्या होती है तरंग दैर्घ्य, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। और यदि आप इस साइड में जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी। तो इस आधार पर यदि आपसे पूछा जाए कि दृश्य प्रकाश में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है? रेड की। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है? वॉयलेट की। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है? तो वॉयलेट की। सबसे कम आवृत्ति किसकी है? तो रेड की। अच्छा, इंफ्रारेड की तरंग दैर्घ्य रेड से ज्यादा, और अल्ट्रा वॉयलेट की यानी पराबैंगनी की जो है वो तरंग दैर्घ्य वो वॉयलेट से भी कम, क्योंकि ये ऊपर वाले पार्ट में से देख लो कि आर के बाद इंफ्रारेड आ रही है, तो इधर जाएंगे तो लेमडा बढ़ती जाएगी और इधर जाएंगे तो लेमडा घटती जाएगी और आवृत्ति बढ़ती जाएगी। ये दोनों एक दूसरे की वाइस वर्सा होती है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो सबसे ज्यादा लेमडा मैक्सिमम, यहाँ पे याद रखो कि तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड की होती है। और लेमडा मिनिमम यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? वॉयलेट की होती है। ये मैं सिर्फ दृश्य प्रकाश की बात कर रहा हूं, बाकियों की नहीं कर रहा। अच्छा, आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होती है? आवृत्ति को न्यू से दिखाते हैं। आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है वॉयलेट की। और से सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? रेड की। ये सब बातें आपसे पूछी जाती हैं, सबसे ज्यादा किसकी, सबसे कम किसकी, ये सब बातें आप याद रखेंगे। बेजानी है पिनाला यानी विबग्योर में लेमडा इस साइड में रेड की तरफ जाएंगे तो लेमडा बढ़ेगी और इधर जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब यहाँ पे दो चीजें आई है, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, इनकी बारे में अपन थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको कैनवस को क्लियर करते हैं, और हम जो बात कर रहे थे वो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बात कर रहे थे। स्पेक्ट्रम का और कोई मतलब नहीं है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है तरंगों का समूह। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? तरंगों का समूह। और इस स्पेक्ट्रम में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पराबैंगनी पढ़ी, उसके बाद में वी, उसके बाद में आई,
बी, जी, वाई, ओ, आर और आर के बाद की जो तरंग है वो कौन सी है? अवरक्त है। इतना पार्ट हमने यहां पर पढ़ लिया। साथ में हमने ये देख लिया कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो लेमडा इंक्रीज करेगी और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आवृत्ति इंक्रीज करेगी। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। लेमडा उधर जाएंगे तो लेमडा बढ़ेगी और वापस पीछे की वॉयलेट की तरफ आएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ये जो 7 रंगों का समूह है ना, इसमें एक शब्द है तरंग दैर्घ्य। उस शब्द को समझते हैं ताकि हमें बात समझ में आए। तो देखिए, कोई भी तरंग जो है वो इस प्रकार की बनती है। जैसे पिछली क्लास में हमने एसएचएम की बात की थी, वही ये यहां से शुरू होती है और यहां तक इसका एक कंपन पूरा हो जाता है। एक कंपन करने में जितना समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है और एक कंपन में तरंग जितनी दूरी तय करती है वो उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो ये इसकी तरंग दैर्घ्य है। क्या परिभाषा बनी तरंग दैर्घ्य की? तरंग दैर्घ्य की परिभाषा बनी तरंग द्वारा एक आवर्तकाल में, तरंग द्वारा एक आवर्तकाल में तय की गई जो दूरी है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अच्छा, इस शब्द के बारे में, ये जो तरंग दैर्घ्य मैंने लिखा है ना, इस शब्द के बारे में बड़ी चर्चा रहती है। इसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं लगभग लगभग। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये लंबाई यानी दीर्घ से बना हुआ शब्द है। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण है, वो तरंग दैर्घ्य है, ना कि तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य का मतलब हुआ तरंग द्वारा एक आवर्तकाल में तय की गई जो दूरी है। हमें अब जैसे मान लेते हैं कि तरंग इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो यहां से शुरू हुई, एक आवर्तकाल बाद यहां तक पहुंच गई, तो ये जो दूरी इसने तय की है ये क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। ये इसकी तरंग दैर्घ्य है। और तरंग दैर्घ्य को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। और आप ये और याद रखेंगे कि आवृत्ति क्या होती है? तो इकाई समय में तरंग द्वारा तय किए गए या किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इकाई समय में तरंग के कंपनों को, अच्छा ये जो मैं आपको बताऊं कि मैं बार बार जो कंपन शब्द बोल रहा हूं ना, वो क्या मतलब है? देखो, पिछली क्लास में एसएचएम जब पढ़ रहे थे तो एक पूरे चक्कर को हम दोलन कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये इतनी जल्दी जल्दी होते हैं तो इन्हीं दोलनों को कंपन नाम दिया गया। तो कंपन और दोलन में कोई विशेष अंतर नहीं है, वही चीज है, रिपीटेशन है, लेकिन किस बहुत जल्दी रिपीटेशन है, इसलिए इसको नाम दिया गया कंपन। इकाई समय में तरंग के कंपनों की संख्या को, कंपनों की संख्या को तरंग की क्या कहा जाता है? तरंग की आवृत्ति कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बारे में, आवृत्ति के बारे में यह जानकारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपने दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम पढ़ा है, पूरा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो हमने नहीं पढ़ा, साथ तो दृश्य प्रकाश शामिल किए, दृश्य प्रकाश के जस्ट बाद वाली तरंग का नाम शामिल किया, अवरक्त, और दृश्य प्रकाश के जस्ट पहले वाली तरंग का नाम शामिल किया है पराबैंगनी। इसके पहले भी होती है और इसके बाद वाली भी होती है, लेकिन उसको हमने शामिल नहीं किया। तो हमारे जो स्पेक्ट्रम है, दृश्य स्पेक्ट्रम कौन सा हुआ? यानी वो समूह है जो हम देख सकते हैं। भैया स्पेक्ट्रम क्या कह रहे थे हम? तरंगों का समूह स्पेक्ट्रम है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब वो समूह जो हम देख सकते हैं। केवल दृश्य स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी चीज शामिल होंगी? विबग्योर शामिल होंगी। और यहीं से एक पॉइंट निकल के आता है। क्या पॉइंट होता है वो? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत विशेषली इसको याद रखना है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का जो मध्य रंग है वो पीला माना जाता है, पीला होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम का जो मध्य रंग है वो पीला होता है।
यानी ये वाला इसका मध्य होता है। अब आप ये कहेंगे कि ये मध्य में नहीं है, मध्य में इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इसको लेमडा के आधार पे लिया गया। भाई इसकी मिनिमम लेमडा सपोज करो, इसकी लेमडा मान लेते हैं 10 है और इसकी लेमडा मान लेते हैं तो 20 है, तो जिसकी 15 लेमडा होगी वो मिड का हो जाएगा, तो वो येलो होता है। समझ में आ रही बात? ये 10, 15, 20 मैंने एग्जाम्पल के तौर पर उठाए, ये इसकी वैल्यूज नहीं होती है। अभी अपन उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट प्रकाश के बारे में आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रकाश मतलब पीला रंग स्पेक्ट्रम का मध्य रंग हो गया। अच्छा, इसके बारे में एक बात और याद रखना पीले रंग के बारे में कि हमारी आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीले रंग के लिए ही होती है, ह्यूमन आई। मनुष्य की जो आंख है पीले रंग के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। यह भी याद रखना, हमारी आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसके प्रति होती है? पीले रंग के प्रति होती है। हजारों रंगों के कॉम्बिनेशन में भी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला जो रंग होता है मनुष्य की आंख को, वो होता है पीला। सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारी आंख पीले रंग के प्रति होती है। अगला पॉइंट इसमें आप ये याद रखेंगे कि निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, और कितना होता है ये वैल्यू भी याद रखेंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। और कितना होता है भाई? निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश का वेग होता है और ये सर्वाधिक है। कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी कण, कोई भी ऑब्जेक्ट इससे ज्यादा गति से नहीं चल सकता। ये सर्वाधिक वेग है ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी कण या तरंग का। अच्छा, अगला एक पॉइंट है कि ये वेग से ही, वेग का सूत्र भी अपने पास होता है। तो देखो, प्रकाश या तरंग का वेग, इसका हमारे पास एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? देखिए उस सूत्र को। तरंग बनाते हैं, यहां से शुरू हुई और इस तरह से घूमती हुई यहां तक पहुंच गई। यहां तक जाने में उसको कितना समय लगा? यहां तक जाने में इसको टी समय लगा। और यहां तक इसने कितनी दूरी तय की है? इसने लेमडा दूरी तय की है ना। अब साधारण साधारण सी बात है कि वेग का जो सूत्र होता है वो तो सिंपल सी बात है, दूरी बटा समय ही होता है। इसमें तो कोई नई चीज आ नहीं सकती भाई। वेग का जो सूत्र हमने पहली दूसरी क्लास में पढ़ा था वही रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पे प्रकाश के वेग की चर्चा करूं तो इसने कितनी दूरी तय की है? लेमडा। और कितना समय लगाया? टी। तो प्रकाश का जो वेग हो गया वो क्या होता है? लेमडा बट्टा टी। एक सूत्र और याद रखेंगे आप, प्रकाश की जो आवृत्ति है उसका सूत्र होता है 1/t। आवर्तकाल की व्युत्क्रम होती है। इस आधार पर मैं इसको चेंज करूं, 1/t को न्यू लिखूं, तो ये v बराबर क्या बन गया? लेमडा इंटू न्यू। ये प्रकाश का वेग हो गया तरंग मानते हुए। यहाँ पे मैं प्रकाश की कण प्रकृति जो फोटोन वाली चीज है उसको डिस्कस नहीं कर रहा, केवल तरंग प्रकृति को ही डिस्कस कर रहा हूं। तो सारे सूत्र और सारी वैल्यूज, सारे कॉन्सेप्ट प्रकाश को तरंग मानते हुए लिखे जा रहे हैं, ना कि कण मानते हुए। कण की बात अलग से हो सकती है, उसको फोटोन के बारे में थोड़ी सी चर्चा क्लास के एंड में हम करेंगे। लेकिन वो क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट होता है, मतलब सॉरी, फिजिक्स का, क्वांटम फिजिक्स का पार्ट होता है वो। तो वो बड़ा डिटेल वाला पॉइंट है, वो जनरल साइंस में कम ही पूछा जाता है, इसलिए हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे। हम केवल और केवल प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में ही यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें यहाँ तक हमने पढ़ ली। तरंग का वेग पढ़ लिया। तरंग का वेग निर्वात में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश का, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। 7 रंगों का समूह होता है विबग्योर। इसके बाद वाली तरंग अवरक्त होती है, इसके पहले वाली तरंग पराबैंगनी होती है। लेमडा सबसे ज्यादा किसकी होती है? आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होती है? इन सबकी हम बात कर चुके हैं। आवृत्ति क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, इनकी भी बात यहां तक हम कर चुके हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो, यहां प्रकाश की सिंपल सिंपल बातें हमने पढ़ ली। और प्रकाश साधारणतः सीधी रेखा में, यानी जब तक उसके मार्ग में कोई अवरोध वगैरह ना आए तब तक वो सीधी रेखा में गति करता है। ये बात भी आप यहां याद रखेंगे। तरंग प्रकृति और कण प्रकृति का प्रतिपादन वगैरह किसने किया, ये सारा पॉइंट भी हम इसमें पढ़ चुके हैं।
तो ये प्रकाश की सामान्य जानकारी हो गई। प्रकाश की इतनी चीजों से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो ये प्रकाश की सामान्य जानकारी है। यहां तक की उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। और ये मान के चलिए कि बाकी चीजों को समझने के लिए इन सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आवृत्ति, लेमडा किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, कौन सी चीज किस बात पे एक्सप्लेन की जाती है, इन सबको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये बात, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रकाश की और बातें पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे और अपवर्तन, बाकी सारी चीजों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।